दोस्तों, प्राकृतिक झरनों के पानी से सिंचाई करने वाले पुराने फिलिस्तीनी गांव बातिर में आम जिंदगी सैकड़ों सालों से शांत ही रही है। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल बातिर गांव को जैतून के बागों और अंगूर के खेतों के लिए जाना जाता है, लेकिन मौजूदा वक्त में यह कब्जा किए गए वेस्ट बैंक वाले इलाकों में बस्तियों को लेकर काफी चर्चा में है। इजराइल ने इस इलाके में नई यहूदी बस्तियों को मान्यता दे दी है, लेकिन इजराइल की अनुमति के बिना यहाँ नई यहूदी बस्तियों के लिए फिलिस्तीनियों के लोगों की निजी स्वामित्व वाली जमीन को छीन लिया गया है और वहाँ सैन्य चौकियां बना दी गई हैं। घासन ओलियान उन लोगों में से एक है जिनकी जमीन पर कब्जा किया गया है। ओलियान यहाँ बस रहे नए लोगों को लेकर कहते हैं उन्हें अंतर्राष्ट्रीय कानूनों, स्थानीय कानूनों और ईश्वर के कानूनों की भी कोई परवाह नहीं है। इजराइल के खुफिया प्रमुख रोनेन बार ने पिछले हफ्ते मंत्रियों को पत्र लिखकर चेतावनी दी थी। वेस्ट बैंक क्षेत्र में मौजूदा यहूदी चरमपंथी फिलिस्तीनियों के खिलाफ आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं और देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। गजा में युद्ध शुरू होने के बाद से कब्जे वाले वेस्ट बैंक के क्षेत्र में नई यहूदी बस्तियों की संख्या में वृद्धि देखी जा रही है। इजरायली सरकार में मौजूदा कट्टरपंथियों का मानना है कि इस तरह के बदलाव एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राष्ट्र बनाने की संभावना को कम करेंगे। इस बात की भी आशंका है कि अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए वो गजा में जारी युद्ध और लंबा खींच सकते हैं। यहूदी बस्तियों की बढ़ती संख्या पर नजर रखने वाली इजरायली संस्था पीस नाउ के योनातान मिजराही कहते हैं वेस्ट बैंक के मौजूद इजरायली कट्टरपंथी पहले से मौजूद तनावपूर्ण स्थिति में आर बढ़ रहे हैं और इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के खत्म होने की संभावनाओं को मुश्किल बना रहे हैं। उनका मानना है कि 7 अक्टूबर को हुए हमले के बाद इजराइल के लोगों में गुस्सा और डर दोनों है। हमास के हमले में 1200 लोगों की मौत हुई थी। उनके अनुसार इस कारण भी लोग अधिक जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं और उनसे बहुत कम लोग इस मुद्दे पर सवाल कर रहे हैं। प्यू रिसर्च सेंटर के जून में किए गए एक सर्वे के मुताबिक 40% यहूदियों का मानना है कि नई बस्तियों ने देश को सुरक्षित बनाया है। 2013 में ऐसा मानने वालों की संख्या 27% थी। वहीं दूसरी तरफ 35% लोगों का मानना है कि इन बस्तियों से इजराइल की सुरक्षा को नुकसान पहुंचा है। ऐसा मानने वालों की संख्या इससे पहले 42% थी। मिजराही को इस बात की चिंता है कि वेस्ट बैंक में मौजूद कट्टरपंथी यहूदी पहले से तनावपूर्ण और अस्थिर स्थिति को और बढ़ा रहे हैं। वो कहते हैं यह बहुत खतरनाक है और दोनों पक्षों के बीच नफरत को और ज्यादा बढ़ा रहा है। जंग शुरू होने के बाद से वेस्ट बैंक में फिलिस्तीन के लोगों के खिलाफ नए बसे लोगों यानी सेटलर्स की तरफ से हिंसा के मामलों को बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हालांकि हिंसा से पहले भी वृद्धि देखी जा रही थी, लेकिन पिछले 10 महीनों में यूएन ने हिंसा के 1270 मामलों को दर्ज किए हैं, जबकि 2022 में कुल 856 मामले सामने आए थे। वहीं इजराइल की मानवाधिकार संख्या भी तस्लीम के अनुसार इसी अवधि में नए बसने वाले इजरायलियों के उत्पीड़न के कारण वेस्ट बैंक के कम से कम 28 गांवों ने फिलिस्तीनियों को बाहर निकालने पर मजबूर होना पड़ा। 1967 में मध्य पूर्व में जंग के दौरान इजराइल और जॉर्डन के बीच मौजूद फिलिस्तीनी क्षेत्र पर इजराइल ने कब्जा कर लिया था। तब से लेकर अब तक यह क्षेत्र इजराइल के ही कब्जे में है। यूएन के अनुसार 7 अक्टूबर से लेकर अगस्त 2024 तक वेस्ट बैंक में 589 फिलिस्तीनी नागरिक मारे गए हैं। इनमें कम से कम 570 लोग इजरायली सैनिकों के हाथों मारे गए हैं और 11 इजरायली बस्तियों में रहने वाले लोगों को हाथे। इस दौरान फिलिस्तीनियों ने 11 इजरायली सेटलर्स को और इजरायली सुरक्षा बल के जुड़े 9 लोगों को मारा है। इसी हफ्ते बेथलेहेम के निकट मौजूद वादी एल रोहल में इजरायली सुरक्षा बलों और इजरायली सेटलर्स के घुसने के बाद कथित तौर पर एक 40 वर्षीय फिलिस्तीनी नागरिक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इजरायली सेना का दावा है कि पहले इजरायली वाहन पर पत्थर फेंके गए थे। पिछले महीने चित नाम के एक गांव में इजरायलियों के घुसने और वहां तोड़फोड़ करने के दौरान एक 22 वर्षीय फिलिस्तीनी युवक की मौत हो गई थी। इस घटना की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना भी की गई थी। इजरायली सुरक्षा बलों ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया था और इस घटना को गंभीर आतंकी घटना बताया था, लेकिन इस तरह के मामलों को देखा जाए तो सजा मिलने में कमी देखी जा रही है। इजरायली नागरिक अधिकार समूह येश दीन ने पाया कि 2005 से लेकर 2023 तक इजरायली प्रवासियों की ओर से की गई हिंसा के मामले में सिर्फ 3% मामले ही आधिकारिक जांच में सजा मिली है। इजराइल के खुफिया प्रमुख रोनन बार की लिखी चेतावनी वाली चिट्ठी को
इजरायली मीडिया को लीक कर दिया गया था। इसमें उन्होंने कहा था कि कट्टरपंथी इजरायली सेटलर्स को कानून में ढिलाई के जरिए एक तरह से प्रोत्साहित किया गया था। अत्यधिक खतरनाक वेस्ट बैंक के हिस्सों में नए सेटलर्स को खास बनाए हुए यहूदी समुदाय ने बसाया गया है। इनमें से अधिकतर बस्तियों को इजरायली सरकार की तरफ से कानूनी मदद मिलती है। अन्य बस्तियों को चौकियों के रूप में जाना जाता है, जिन्हें तंबुओं और गाड़ियों में बने घरों के रूप में बनाया गया है। ये बस्तियां इजरायली कानून के अनुसार अमान्य हैं, लेकिन कट्टरपंथी और जमीनों पर कब्जा करने के लिए इन बस्तियों का निर्माण करते रहते हैं। जुलाई महीने में जब यूएन के उच्चतम कोर्ट को पहली बार यह पता चला था कि पूर्वी यरूशलेम सहित वेस्ट बैंक के इलाके पर इजराइल का अवैध कब्जा था, तब कोर्ट ने कहा था कि इजराइल को नई बस्तियां बसाने की कार्रवाई को रोकना होगा और जल्द से जल्द इजराइल को पीछे हटना होगा। इजराइल के पश्चिमी सहयोगी इन नई बस्तियों को शांति की राह में रुकावट के रूप में देखते हैं, लेकिन इजराइल इस दलील को खारिज भी करता है। वो कहता है कि यहूदी लोग कब्जा नहीं कर रहे हैं, यहाँ उनकी अपनी ही जमीन है। अब इस बात को लेकर आशंका जताई जा रही है कि इजरायली कट्टरपंथी बस्तियों को स्थायी बनाने के लिए काम कर रहे हैं। वहीं इजराइल के इतिहास की अब तक की सबसे ज्यादा दक्षिणपंथी सरकार के सहयोग से ये लोग क्षेत्र में अपने नियंत्रण को बढ़ा रहे हैं। ये कट्टरपंथी वेस्ट बैंक पर अपने कब्जे की योजना को तो बढ़ा रही है, युद्ध खत्म होने को बाद गजा में बसने की बात भी खुलेआम कर रहे हैं। ये इजरायली सरकार के महत्वपूर्ण मंत्रालयों में भी काम कर रहे हैं। एक तरफ विश्व के नेता 2 स्टेट समाधान पर जोर दे रहे हैं और नई बस्तियां बसाने का विरोध कर रहे हैं, जिससे स्थायी शांति का रास्ता निकल सकेगा और एक अलग फिलिस्तीनी राष्ट्र बन सकेगा। दूसरी तरफ इजराइल के धार्मिक राष्ट्रवादियों का मानना है कि सारी जमीन पर इजराइल का हक है। विश्लेषकों का मानना है कि शायद इसलिए कुछ नेता युद्ध विराम के किसी भी समझौते को मानने से इनकार कर रहे हैं। द टाइम्स ऑफ इजराइल की राजनीतिक संवाददाता ताल थ्राइडर का कहना है कि वो लोग इस कारण से भी संघर्ष खत्म नहीं करना चाहते हैं कि बंधक रिहाई समझौते पर नहीं पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि इजराइल को तब तक युद्ध लड़ना चाहिए जब तक कि संघर्ष गजा के अंदर सिमट कर न रह जाए। ताल थ्राइडर कहती हैं वो सोचते हैं कि लंबी अवधि में उनकी विचारधारा ज़्यादा सही है या उनका अपना तर्क है। इस बीच इजरायली प्रशासन ने 5 नई बस्तियां बसाने की घोषणा की है। इनमें से एक बस्ती बातिर गांव में भी बसाई जाएगी। यह बस्तियां 23 वर्ग किलोमीटर इलाके में बसाई जाएंगी। इसका मतलब ये है कि इजराइल उसे अपनी ज़मीन मानता है, भले ही यह ज़मीन कब्जे वाले इलाकों में हो और फिलिस्तीनी लोगों की निजी ज़मीन हो। इजराइल सेटलर्स इस बात की उम्मीद करते हैं कि वे लोग अधिक से अधिक संख्या में इजरायली लोगों को इस ज़मीन पर बसाएंगे। उन्हें उम्मीद है कि आखिर में इजराइल और औपचारिक रूप से इस ज़मीन पर कब्जा कर ही लेगा। सैटेलाइट इमेज में युद्ध पर शुरू होने के बाद हेब्रोन के उत्तर में अल कानूब की गाड़ियों में बने घर, कैरावान और नई सड़कें देखी जा सकती हैं। हम 50 वर्षीय शालदा और उनके 80 वर्षीय चाचा मोहम्मद के साथ अल कानूब गए। उन्होंने बताया कि पिछले साल नवंबर में इजरायली सेटलर्स ने उनके घरों को तबाह कर दिया गया था। जैसे ही हम करीब पहुंचे, एक चरमपंथी ने अपने कार से हमारे रास्ते को रोक दिया। जल्द ही वहां पर बंदूकधारी इजरायली सैनिक आ गए। समूह में कुछ इजरायली डिफेंस फोर्स के सैनिक थे जिनकी वर्दी पर प्रतीक चिन्ह लगे हुए थे। सैनिकों में से एक उस बस्ती का अधिकारी या था जिसने हमें जांच के लिए रोका। बस्ती के सुरक्षाकर्मी ने कार से दोनों फिलिस्तीनियों नागरिकों को उतार कर उनकी तलाशी ली। 2 घंटे बाद सैनिकों ने सेटलर्स को वहां से हटा दिया और बीबीसी की कार को जाने की अनुमति दी। 50 दशक से भी अधिक समय पहले वेस्ट बैंक पर कब्जा करने और जॉर्डन से वेस्ट बैंक पर छीनने के बाद इजराइल ने वहां पर बस्तियां बसानी शुरू कर दी थी। तब से आने वाली सरकारों ने लगातार बस्तियों के विस्तार को बढ़ाया है। इजराइल के कब्जे वाले पूर्वी यरूशलेम को छोड़कर वहां पर आज लगभग 30 लाख फिलिस्तीनी रहते हैं। साथ ही 130 बस्तियों में लगभग 5 लाख यहूदी भी वहां पर रहते हैं। 2022 में सत्ता में आने के बाद इजराइल की दक्षिणपंथी सरकार ने इन बस्तियों में लोगों की संख्या बढ़ाकर 10 लाख करने का वादा किया था। बेजेलेल स्मोट्रिच का मानना है यहूदियों का इस जमीन पर ईश्वर की ओर से दिया गया अधिकार है। स्मोट्रिच इजराइल की 2 दक्षिणपंथी पार्टियों में से एक प्रमुख है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने 2022 में स्मोट्रिच की पार्टी में गठबंधन को लाकर उनकी सत्ता में वापसी कराई थी। स्मोट्रिच इजराइल के वित्त मंत्री हैं, लेकिन उनके पास रक्षा मंत्रालय में भी पद है जो उन्हें वेस्ट बैंक को लेकर
इसराइल की नीतियों में बदलाव लाने में मदद करता है। उन्होंने नई बसाई जा रही बस्तियों में आधारभूत ढांचे को खड़ा करने और रोड बनाने में काफ़ी सरकारी निवेश किया है। उन्होंने एक नई नौकरशाही का भी निर्माण किया है, जो सेना की सहायता से बस्तियों का निर्माण तेजी से कर रहे हैं। मेरे जीवन का उद्देश्य, दशकों से धार्मिक राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग इजरायली राजनीति में हाशिए पर थे, लेकिन उनकी विचारधारा धीरे धीरे लोकप्रिय हो गई। 2022 के चुनाव में इन पार्टियों ने 120 सीटों में से 13 सीटें हासिल की थी और बिन्यामीन नेतन्याहू के राइट विंग गठबंधन सरकार में किंग मेकर की भूमिका में आ गई थी। युद्ध के दौरान बेजलेल स्मोट्रिच और उनके सहयोगी कट्टरपंथी इतामार बेन गाविर ने बार बार सामाजिक विभाजन को बढ़ावा देने वाली और इसराइल के पश्चिमी सहयोगियों को भड़काने वाली टिप्पणियां की। अभी यह दोनों इसराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री हैं। इजरायली सेना की ओर से फिलिस्तीन के बंदियों के साथ यौन उत्पीड़न करने वाले आरक्षियों को गिरफ्तार किए जाने के बाद बेन गवीर ने कहा था, हमारे सर्वश्रेष्ठ नायकों को गिरफ्तार करना शर्मनाक है। इसी महीने बेजलेल स्मोट्रिच ने कहा था कि गजा के लोगों को भूखा मारना उचित और नैतिक हो सकता है। इजरायली पत्रकार और द इकोनॉमिस्ट के संवाददाता अंसेल फेफरेर कहते हैं, इजरायलियों का यह समूह फिलिस्तीनियों और पड़ोसी अरब देशों के साथ किसी भी प्रकार के समझौते के हमेशा खिलाफ रहा है। गजा में हो रहे युद्ध को यह दक्षिणपंथी एक अवसर के रूप में देखते हैं। स्मोट्रिच ने फिलिस्तीनी नागरिक को वहां से चले जाने के लिए कहा है, जिससे इजराइल के लोगों के लिए रास्ता बन सके। हालांकि नेतन्याहू ने गजा में यहूदियों बस्तियों को बसाने से इनकार कर दिया है, लेकिन वह धुर दक्षिणपंथी पार्टियों से दबाव में हैं, जो बंधकों को घर लाने के लिए किसी लापरवाह युद्ध विराम के समझौते पर हस्ताक्षर करने का उनकी सरकार को गिराने की धमकियां देती हैं। दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और हाँ, ये वीडियो अच्छी लगे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलेंगे इसी तरह कुछ और अन्य नई खबरों के साथ। अभी हमें इजाज़त दें। जय हिंद।